हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 15 अगस्त। आज ही के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर बाहर आया था। तो हम पिछले क्लास में हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास को मैंने दिया था। उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री क्या होते हैं, हिस्ट्री किस शब्द से बना है और हिस्ट्री में क्या-क्या कार्यकाल रहा, कब से लेकर कब तक एंशिएंट हिस्ट्री रहा, कब से कब तक लेकर मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत रहा और कब से लेकर कब तक मॉडर्न हिस्ट्री रहा। तो इसी के समक्ष आज लेक्चर 2 होगा हिस्ट्री का। पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर बात कीजिएगा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि जिसका वेटेज ज्यादा हो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को, उसी पार्ट को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और आप सभी लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे, जैसे जैसे लिखेंगे और कुछ बातें बोलेंगे जो आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो हेडिंग मार लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री। हेडिंग मार लीजिएगा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हेडिंग मार लीजिए। आधुनिक भारत क्या है? क्या पहले के जमाने के लोग मक्का की रोटी, जौ की रोटी खाया करते थे, लेकिन आज हम लोग गेहूं के आटे को पीसकर तावे पे सेक कर रोटी को बनाते हैं और चाव से खाते हैं। क्या मॉडर्न हिस्ट्री यही है? क्या इसी के इतिहास के बारे में हम जानेंगे? तो मेरे दोस्त, मॉडर्न उसको बोलते हैं कि आपका सोचने का लहजा क्या है, सोचने का तौर तरीका क्या है, आप किसी भी समस्याओं को किस लेवल से हैंडल करते हैं, आपका प्रेजेंट सिचुएशन को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं। यानी सोचने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, एक टेक्नोलॉजी के रूप में, एक टेक्निकल माइंड के थ्रू आप किसी भी चीजों को सोचते हैं और उस काम को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उसी को बोलते हैं मॉडर्न। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत मानी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है माना जाता है स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का जो कार्यकाल है, यह माना जाता है, यह कंसिडर किया जाता है आफ्टर 1707। 1707 ईस्वी के बाद की जो भी घटनाएं घटित हुई है उसी को बोलते हैं आधुनिक भारत। देखिए, आधुनिक भारत में शुरुआत यहां से होता है कि जब यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है, तब से ही अब तक लेकर आधुनिक भारत को माना जाता है। यानी 1707 से लेकर अभी तक की जो भी घटनाएं घटित हो रही है या होगी, उसको माना जाएगा आधुनिक भारत के अंतर्गत। तो आप लोग को पहला पॉइंट लिखना है, कॉपी में लिखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 ईस्वी के बाद से मानी जाती है। ठीक है साथियों, यहां पे समझिएगा कि जो आधुनिक भारत है, इसमें हम जानेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम यहां पे जानेंगे।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोपीय कंपनी है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोपीय कंपनी है क्या। तो यहां पे देख रहे हैं जो 7 महादेश होते हैं, कौन कौन? एशिया जो कि सबसे बड़ा है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो यहां पे जब यूरोपीय कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखिएगा यूरोपीय कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से वह देश हैं जो आते हैं। तो पहला हो जाएगा यहां पे पुर्तगाल। पुर्तगाल हो जाएगा 1 नंबर पे। अगर हम बात करें 2 नंबर पे तो डच हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर पे बात करें तो अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज हो जाएगा। और जो 4 नंबर पे जो होगा डेनिश हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? डेनिश हो जाएगा। और ये 5 नंबर पे जो होगा, 5 नंबर पे जो होगा फ्रेंच होगा। फ्रेंच बोले या फिर फ्रांस बोले। तो जब भी हम बात करें यूरोपीय कंपनी का, अगर कहीं पे लिखा गया है यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, तो आपको समझना होगा कि यूरोपीय कंपनी लिखा है, इसका मतलब है कि पुर्तगाल होगा, डच होगा, अंग्रेज होगा, डेनिश होगा और यहां पे 5 में फ्रेंच है। यानी कि इन जो 5 देश है, इन्हीं 5 देशों का भारत में आगमन होगा। भारत बोले तो एशिया में आगमन होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत जो देश है एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। अभी बारी बारी से पहले पुर्तगाल आएगा, फिर डच आएगा, फिर अंग्रेज आएगा, फिर डेनिश आएगा, फिर फ्रेंच होगा, फ्रेंच आएगा। इन बारी बारी से आकर के एशिया में आएंगे। क्यों आएंगे, इसका क्या कारण है? तो देखिए, पहले समुद्री मार्ग था। समुद्री मार्ग मतलब कि बहुत बहुत पानी था। तो लोगों ने सोचा, भौगोलिक खोज की शुरुआत में उन लोगों ने निकल पड़े। तो भौगोलिक खोज में जो अहम भूमिका निभाई है, 2 देशों ने मिलकर अहम भूमिका निभाई है। पहला पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। तो दूसरा पॉइंट कॉपी में लिखिए कि भौगोलिक खोज की शुरुआत में पुर्तगाल पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। अब थोड़ा सा समझेंगे इस बात को कि भौगोलिक खोज का शुरुआत क्यों किया गया, क्या कारण रहा कि इन लोगों को भौगोलिक खोज की शुरुआत करना पड़ा। दोस्तों यहां पे समझिएगा, यहां तक मेरे भाई लिख लिए हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि 1 नंबर है पुर्तगाल, 2 नंबर में डच, 3 नंबर में अंग्रेज, डेनिश और यहाँ पे फ्रेंच, यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मेरे भाई इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है भाई? तुर्की। एक तुर्की में, यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है तुर्की। और तुर्की के कहां पे? कुस्तुनतुनिया में। कहां पे? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। क्या बोला मैंने? यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की में कुस्तुनतुनिया में 1453 की बात है। 1453 ईस्वी में, ईस्वी को एडी बोलते हैं। 1453 ईस्वी में एक एम्पायर आया था,
इंपायर आया था, एक साम्राज्य आया था जिसका नाम था ऑटोमन इंपायर। क्या नाम था मेरे भाई? ऑटोमन, ऑटोमन इंपायर। 1453 में एक इंपायर आया था जिसका नाम था ऑटोमन इंपायर। PIRE होता है मेरे भाई, इंपायर। एक ऑटोमन इंपायर आया था, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में एक जगह था जिसका नाम है तुर्की। तुर्की के कुस्तुनतुनिया में 1453 ईस्वी में एक इंपायर आया था, एक साम्राज्य आया था जिसका नाम था ओटोमन इंपायर। ये ओटोमन इंपायर ने क्या किया कि देखिए यहाँ पे जो यूरोप है और एशिया, यूरोप और एशिया से लोग पहले व्यापार किया करते थे। क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? व्यापार, ट्रेड किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया? टैक्स लेना शुरू कर दिया। क्या लिया? टैक्स लेना शुरू किया, लेना शुरू किया। अब बताओ मेरे भाई, जब टैक्स लेना शुरू किया तो इन लोगों ने सोचा कि एक तो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा चंद भर पैसा इनकम होता है, और इसमें भी ऑटोमन इंपायर जो है, ऑटोमन साम्राज्य जो है, हम लोग से टैक्स ले रहा है। बस टैक्स ही नहीं, और सुनिए यहाँ पे क्या किया कि आप जानते होंगे कि यूरोप में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन है। क्या है? ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। और जो ऑटोमन इंपायर जो था ये मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम था। ऑटोमन इंपायर एक मुस्लिम था, और यहाँ पे यूरोप में ज्यादातर लोग थे क्या? क्रिश्चियन। जब इन दोनों के बीच में मतभेद होना शुरू हुआ, जब मतभेद शुरू हुआ, मतभेद इस लेवल पे, इस कगार पे पहुंच गया कि दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, विवाद हुआ, और यहाँ पे युद्ध होती है जिसे बोलते हैं बेटल ऑफ खुर्शीद। बेटल ऑफ खुर्शीद, यानी मेरे भाई खुर्शीद का युद्ध, खुर्शीद का युद्ध, खुर्शीद का युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है? किसके किसके बीच होता है? तो एक क्रिश्चियन था और मुस्लिम के बीच में। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। तो क्वेश्चन पूछता है कि खुर्शीद का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो मेरे भाई क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में हुआ था। उसी को बोलते हैं खुर्शीद का युद्ध। क्या होता है? खुर्शीद का युद्ध होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जब यूरोप और यूरोप और एशिया में लोग व्यापार करते थे तो इस रूट को क्या बोलते थे? इस रूट को क्या बोलते थे? इस रूट, इन रास्ता को क्या बोलते थे? किस रास्ते से ये लोग व्यापार करते थे उसको बोलते थे सिल्क रूट। क्या बोलते थे मेरे भाई? सिल्क रूट। क्या बोलते हैं मेरे भाई उसको? सिल्क रूट। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं सिल्क रूट। तो यहां तक मेरे भाई फटाफट से आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब समझिए, जब यूरोप से एशिया में व्यापार क्या कर रहा था, व्यापार कर रहे थे, तो टैक्स लेना शुरू किया। तो सोचा कि बहुत कम पैसा कमाते हैं और उसमें भी ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसे चीजों का खोज की जाए जिसे हम लोग को टैक्स ना देना पड़े और हम लोग आसानी से व्यापार कर सकें। तो इसी खोज में, इसी तलाश में अब यहां से यूरोप के बाजार से भाना भान व्यक्ति निकलेंगे। अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर फटाफट से लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब इन लोग यूरोप से अब निकलेंगे, तो यूरोप से पहली बार एक व्यक्ति निकलते हैं जिसका नाम था बार्थोलोमोडियास। ये 1487 की बात है। 1487 में, 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बार्थोलोमोडियास। बार्थोलोमो, बार्थोलोमोडियास।
बार्थोलोमेव डियास एक व्यक्ति हैं जो 1487 में यूरोप के बाजार से निकालते हैं और इन्होंने पहला प्रयास किया कि हम भौगोलिक खोज की शुरुआत तो करें और हम यहाँ पे एशिया पहुंच जाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूरोप के बाजार से निकलते हैं 1487 में एक व्यक्ति थे जिसका क्या नाम था, बताओ बार्थोलोमेव डियास, जिन्होंने पहली प्रयास किया। और यहाँ से मेरे भाई आते 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 आप सभी लोग जानते होंगे कि अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है, नॉर्थ पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। गुड होप, केप ऑफ गुड होप यहाँ पे आया। तो क्वेश्चन पूछता है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेव डियास ने। क्वेश्चन पूछता है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियास ने। कब किया था? 1487 में। और दोस्तों जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो इनको, बार्थोलोमेव डियास को घर से फोन आता है, कहाँ हो बार्थो, और जल्दी से फलना चिलना घटना घटित हो गई है। आप बार्थोलोमेव डियास जो है 1487 में आते हैं यहाँ पे और 1488 में वापस लौटकर यूरोप चले जाते हैं। इनका भी सपना था कि हम भी जाएंगे एशिया यानी भारत जाएंगे। इनका भी मिशन अनसक्सेसफुल रहा। फिर दोस्तों यूरोप के बाजार से एक दूसरा व्यक्ति आते हैं जिसका नाम था कोलंबस, जो कि देखिए ये जो बार्थोलोमेव डियास जो था पुर्तगाल का ही था, लेकिन जो कोलंबस आएगा मेरे भाई स्पेन का था। स्पेन का एक दार्शनिक था जिसका नाम था कोलंबस। 1492 की बात है। 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था कोलंबस। एक कोलंबस था। 1492 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। अब इस असुरा क्या किया कि इसको जाना चाहिए था एशिया, लेकिन ये क्या किया, यूरोप से निकला और सीधे ठाई से इधर मार दिया, अमेरिका चला गया। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका पहुंच गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो लोग होते हैं गोरे गारे होते हैं और उनके चेहरे पे लाल धाउन टाइप पे होता है, यानी उनका चेहरा जो होता है सामला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो चेहरे होते हैं, जो फेस का जो ग्लो होता है, लाल लाल की तरह दिखाई देता है। अब जैसे ही कोलंबस 1492 में सीधे चल गया, अमेरिका चल गया, नॉर्थ अमेरिका गया और वहां के लोगों को देखा तो कहा, अरे ये तो रेड इंडियंस हैं, अब हम भारत पहुंच चुके हैं। अब टाइप करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कि आई हैव फाइनली अराइव्ड भारत। भारत क्यों बोला? क्योंकि जो भारत के लोग होते हैं सामले होते हैं, लेकिन दिल वाले होते हैं, याद रखिएगा। तो अब यहां से यूरोप के बाजार से निकला, अब पहुंच गया अमेरिका और वहां के लोगों को कहा कि रेड इंडियंस है, लाल भारतीय हैं। तो लाल भारतीय की संज्ञा किसने कहा था, किसने संज्ञा दिया था? तो कोलंबस ने दिया था। कब दिया था? 1492 में दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में किया था। अब दोस्तों इनका भी मिशन जो था अनसक्सेसफुल रहा। और फाइनली बात करें तो एक फिर यूरोप के बाजार से एक व्यक्ति निकलते हैं जिसका नाम क्या था मेरे भाई? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब निकलते हैं? 1498 में निकलते हैं। 1498 ईस्वी में निकलते हैं। अब दोस्तों जब इस 1498 में तो ये अमेरिका नहीं गए। अभी जो वास्को डिगामा थे ये आए केप ऑफ गुड होप पे आए। कहां पे? केप ऑफ गुड होप पे आए। तो यहां तक तो खोज बार्थोलोमेव डियास कर ही दिया था। और जब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है नटाल, जो महात्मा गांधी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन वो एक पुर्तगाली यात्री था और महात्मा गांधी के बीच संबंध को प्रस्तुत करता है। तो मेरे भाई उस जगह का नाम क्या था? नटाल। कांग्रेस के नाम हम लोग सुना ही होगा। तो यहाँ पे वास्को डी गामा जो थोड़ा सा यहाँ पे आए, पुर्तगाल से निकले और निकलते केप ऑफ गुड होप पे आए। थोड़ा सा और आगे मेरे भाई गए तो एक जगह था जिसका नाम था नटाल। अब जैसे ही वास्को डी गामा नटाल पहुंचते हैं तो नटाल में लोग क्रिसमस मना रहा था। क्या मना रहा था?
क्रिसमस मना रहा था, ठंडा का मौसम था तो लोग यहाँ पे क्रिसमस मना रहा था। थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो एक जगह है जिसका नाम है मोम्बास। क्या नाम है? मोम्बास। मोम्बास में एक गुजराती पायलट था। क्या था? एक गुजराती पायलट मिला। गुजराती पायलट, एक गुजराती पायलट मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था मेरे भाई? अब्दुल, अब्दुल मजीद। थोड़ा सा आगे गया तो क्या था? नटाल, जो कि वास्को डिगामा और महात्मा गांधी दोनों से संबंधित है। थोड़ा सा आगे गया तो मुम्बास में एक गुजराती पायलट था जो कि भारत के ही था। तो गुजराती पायलट से कौन था? अब्दुल मजीद से वास्को डिगामा ने पूछा। कौन पूछा? वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद से पूछा पूछा कि हमें भारत जाना है। तो वास्को डिगामा क्या कहा अब्दुल मजीद से? कि हमें भारत जाना है। तो अब्दुल मजीद कहता है वास्को डिगामा को कि अच्छा भारत जाना है, ओहो हो। तो जो आप देख रहे हैं कि जो ठंडा ठंडा जो हवा चल रहा है, इस हवा को बोलते हैं मानसून की हवाएं। और और आप अपने शिप को इसी मानसून की हवाएं में अपने जहाज को की ओर कर दीजिए। जिधर की ओर हवाएं चलेगी उधर की ओर चला जाएगा। तो मेरे भाई जो हवा चल रहा था केरल की दिशा में चल रहा था और हवा लेकर वास्को डिगामा को पहुंच गया केरल। केरल के कालीकट पहुंचता है। कहां पहुंचता है दोस्तों? फिर दोस्तों जो अब्दुल मजीद के कहने पर वास्को डिगामा कहां पे गया? केरल के कालीकट गया। कहां पे मेरे भाई? केरल के कालीकट। केरल के कालीकट, केरल के कालीकट जाता है। और कालीकट, केरल के कालीकट गया तो वहां के एक शासक था। क्या था मेरे भाई? एक शासक था। वहां के एक शासक था जिसका नाम था जामोरिन। जामोरिन, जामोरिन ने वास्को डिगामा को भव्य स्वागत किया। और जैसे ही जैसे ही वास्को डिगामा ने केरल के कालीकट पहुंचा तो जामोरिन ने भव्य स्वागत किया। आप दोस्तों जानते होंगे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई मामा आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, मौसा आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ओहो मौसा आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई, रसगुल्ला, रसमलाई तो लेकर आए करेंगे। अब भाई कुछ ना लेकर आएंगे तो भाऊजी के लेके आएंगे ना जी। अब भैया आ रहे हैं तो भाई भाऊजी के तो लेकर आए करेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से मेरे भाई जामोरी ने सोचा कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से आ रहा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेशा, मिठाई, रसगुल्ला, रसमलाई लेकर आ ही रहा होगा। लेकिन वास्को डिगामा कुछ और सोच रहा था। पुर्तगाल में उल्टा होता है कि हम जिसके यहाँ जाएंगे ना वही हमरा कुछ ना कुछ देगा। ये वास्को डिगामा सोच रहा था। और जामोरिन क्या सोच रहा था कि ओहो हमारा ही आ रहा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। इसी प्रकार से सोचता रहा। फिर जब वहां पे गया वास्को डिगामा तो देखा अरे ये तो पूरा एकदम गोल मिर्च, काली मिर्च, गोलकी का पेड़ लगा हुआ है। आप सभी जानते हो दोस्तों कि जो यूरोप है ठंडा इलाका है और गोलकी गर्म होता है। तो यूरोप के बाजार में गोलकी का, जिसे आप काली मिर्च बोलते हैं, का बहुत ज्यादा डिमांड था। तो वास्को डिगामा ने जामोरिन से कहा, जामोरिन, जामोरिन साहब आप हमें ये जो काली मिर्च है आप हमें दे दीजिए। जामोरिन कहते हैं कि पागल है, पागल नहीं बात करता है, फ्री में थोड़ देंगे। इसके लिए यू हैव टू पे द सम मनी, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। कितना लीजिएगा? लाओ दे दो 1 रुपया। तो उस टाइम मेरे भाई 1 रुपया का कोई महत्व था? 1 रुपया आज के 1 लाख के बराबर है। तो वास्को डिगामा ने जामोरिन को 1 रुपया दिया और जामोरिन ने वास्को डिगामा को काली मिर्च दिया। अब यहां से दोस्तों 1498 में आया था। फिर क्या करता है कि गोलकी को झोला में पैक करता है, बैग में टांगता है और जहाज को सो जाता है और निकाल जाता है सोए यूरोप के बाजार में। अब जैसे ही यूरोप के बाजार में गया तो काली मिर्च को बेचा तो 60 गुना मुनाफा पर बिका। यानी 1 रुपया में खरीदा था और 60 रुपया ज्यादा में बेचा। आप तो वास्को डिगामा के दिमागे हिल गया कि वाह, भारत को ऐसे ही सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत को ऐसे ही लोगों ने नहीं लूटा।
बहुत से मुसलमानों ने भारत को लूटा था, इसीलिए भारत को सोना की चिड़ियाघर कहा जाता है। लेकिन भारत के पास अथाह धन संपत्ति, मान सम्मान, समृद्धि वाला हमारा देश भारत है। ऐसे ही भारत कहा जाता है कि भारत में जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते थे कि काश मेरा जन्म भारत के धरती पर हो गया होता। तो वहां से देखा कि 60 गुना मुनाफा पर गोल्की बिका, तो अब क्या किया कि फिर आता है 1501 और 1502 में। कब मेरे भाई? 1501 से 1502 में कौन? वास्को डी गामा फिर आता है। कब आता है? 1501 से 1502 में भारत फिर आता है। टेम्पोररी हम कुछ फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि जब 1501 और 1502 में वास्को डी गामा जब भारत में आया था, तो इसका उद्देश्य था कि इतना फायदा है, इतना मुनाफा है, बार बार आने जाने में बहुत खर्च होता है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि वहीं जाते हैं और एक फैक्ट्री लगाएंगे। तो फैक्ट्री लगाने के उद्देश्य से आया था। कब? 1501-2 में आया था। फिर सोचा विचारा, और दोस्तों इन्होंने 1503 में, कब की बात है दोस्तों? 1503 की बात है। यहां तक मेरे भाई लिख लिया होंगे ना? ठीक है। समझिएगा दोस्तों यहां तक। तो 1503 में इन्होंने टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया। टेम्पोररी फैक्ट्री कहां पे लगाया था मेरे भाई? तो केरल, केरल के कालीकट लगाया था। कहां पे? कालीकट लगाया था। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे लगाया था? फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगाया था? कोचिन में। कहां पे लगाया था? कोचिन में लगाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री यानी कि वास्को डी गामा ने पहला फैक्ट्री कहां पे लगाया था? तो कोचिन में लगाया था। क्लियर है भाई, भाई यहां तक? और यहां पे जब आया था फिर सेकेंड फैक्ट्री भी लगाया था इन्होंने। सोचा कि एक फैक्ट्री लगाए, जैसे काम नहीं चल रहा यार, लाओ एक फैक्ट्री और लगाते, इतना मुनाफा है। तो कन्नौर के, केरल केरल में जगह है जिसका नाम है कन्नौर। कहां पे लगाया था? कन्नौर में फिर लगाया। देख लीजिए यहाँ पे 1505 में। कब? 1505 में कन्नौर में लगाया था। ठीक है भाई, 1505 में कन्नौर में लगाया था। अब सोचा कि मेरे भाई इतना सारा हम कंपनी लगा रहे हैं, इस कंपनी को देख रेख वाला जब कोई नहीं रहेगा तो मेरा कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि 1505 में एक एक हेड क्वार्टर बनाया। क्या बनाया? हेड क्वार्टर बनाया। कहां पे भाई? जब हेड क्वार्टर बनाया तो उसमें देख रेख करने के लिए एक हेड के रूप में रखा गया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था मेरे भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो लिखिए 1505 में, 1505 में कंपनी को देख रेख हेतु, कंपनी को देख रेख हेतु भारत में पुर्तगाली गवर्नर की स्थापना की। फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया, भारत में प्रथम पोर्चुगीज गवर्नर जिसका नाम है, देखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह, ठीक है, अभी कोई कंपनी है, तो इस कंपनी को 1505 में क्या किया? 1505 में पुर्तगाली गवर्नर का हेड बनाया गया। पुर्तगाली पुर्तगाली गवर्नर। अब दोस्तों समझिएगा कि पुर्तगाली गवर्नर का पोस्ट क्यों लगाया गया था? तो कंपनी का देख रेख करने हेतु। तो पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन बना था? फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
तो 1505 में इस कंपनी को हेड बनाया गया। क्या बनाया गया? हेड। किसको बनाया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि ससुरा हम इतना मेहनत से समुद्री मार्ग का खोज किए हैं और लोगों के लिए रास्ता हम खोल दिए हैं, अब जो भी आएगा ना, इसको क्या करते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को कैप्चर कर लिया। क्या किया? इंडियन ओशियन को कैप्चर कर लिया। टू कंट्रोल ऑन इंडियन ओशियन। भारतीय हिंद महासागर में उन्होंने क्या कर लिया? भारतीय हिंद महासागर में कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद इन्होंने लाया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन पूछा कि नीले जल की नीति किसने लाया था? यानी मेरे भाई से बोलते हैं नीले जल की नीति। नीले जल की नीति। तो क्वेश्चन पूछा भाई कि नीले जल की नीति किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। इन्होंने क्या किया था कि इंडियन ओशियन को क्या किया था? कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। टू कंट्रोल ऑन ओवर इंडियन ओशियन। पूरे के पूरे हिंद महासागर पे मेरे भाई कब्जा कर लिया। क्यों किया था? ताकि इस पर अगर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आएगा तो उसको टैक्स वगैरह लेगा। ठीक है, तो लेकिन ये टैक्स कुछ नहीं किया था। ये 1505 में आया ना, तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन ओशियन में कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद इन्होंने लाया ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति लाया। कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो मेरे भाई जो क्लास था, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ओशियन पे ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन एक व्यक्ति आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर ने उस समुद्री मार्ग पे टैक्स लेना शुरू कर देगा। और जो बिना टैक्स दिए हुए इसके रूट से गुजरेगा उसके जहाज को कब्जा कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपका गुरु, आपका भाई जो भी मानते हैं मानिए। कल की क्लास में मेरे भाई मिलते हैं आपसे। दीजिए आप हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।